Very good morning, students. In earlier lecture, we have discussed how liberal nationalists start many revolutions and how they make secret societies and work for liberalization of nation states. But this time period, the 1830s time period, is also recalled for hardship and hunger that struck the Europe. अब हार्डशिप हंगर और पॉपुलर इवेंट यहाँ पर हुए हैं, तो हार्डशिप हंगर इसको यहाँ पर ऐसा नाम क्यों दिया गया है? यूरोप हैड फेस्ड सेवरल इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यूरिंग 1830s में यूरोप ने काफ़ी हार्डशिप को फेस किया है। इसमें क्या था, फर्स्ट 19th सेंचुरी में प्रॉब्लम जो पॉपुलेशन थी बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी यूरोप में, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत क्रिएट हो गया था यूरोप में। जो रूरल एरियाज़ के लोग थे वो सिटीज़ में आने लगे थे वर्क की तलाश में, जिससे कि कई सारे स्लम एरियाज़ भी सिटीज़ में क्रिएट हो गए थे, क्योंकि वैसे एरिया तो नहीं था रहने का वो। तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो जहाँ कहाँ रहेंगे, वो स्लम्स बना करके रहने लगे थे। स्लम एरिया बहुत इंक्रीज़ हो गया था। बहुत डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी वर फेसिंग प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल जैसे स्मॉल बिजनेसमैन थे, टेक्सटाइल प्रोड्यूसर, हर एक कई सारे ग्रुप्स ने, अलग अलग ग्रुप्स जो थे सोसाइटी के, वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। स्मॉल बिजनेसमैन जो थे, टेक्सटाइल प्रोड्यूसर, उनको बहुत बेयर करना पड़ता था टफ मार्केट कंपटीशन, क्योंकि बाहर से क्या था, यूरोप से, इंग्लैंड से क्या था बेटा, सस्ता जो गुड्स था वो आने लगा था। तो उनको बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता था। जब वहाँ के जो यूरोप के स्मॉल बिजनेसमैन थे, उनको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में तो तब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, इन द 18th सेंचुरी में वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ से बहुत चीप गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे थे। दिस वॉज सो बिकॉज द टेक्सटाइल प्रोडक्शन वॉज कैरिड एट होम और स्मॉल वर्कशॉप्स विच वर नॉट फुली मैकेनाइज्ड। और ये इसका कारण ये भी था कि जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन यूरोप में हो रहा था, तब वो घरों में या छोटी छोटी वर्कशॉप में हो रहा था, जो कि पूरी तरीके से मैकेनाइज्ड, पूरी तरीके से मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल करके नहीं किया जा रहा था। और ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड वॉज फॉर मोर एडवांस्ड इन द एरिया ऑफ यूसेज ऑफ मशीनरी। दूसरे तरफ अगर हम बात करें, जहाँ से सस्ता सामान आ रहा था, वो इंडस्ट्री में, मशीनरी में बहुत एडवांस था, क्योंकि मैंने बताया 18th सेंचुरी में वहाँ पर क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप हो गए थे, मशीन्स का यूज़ करते थे। इन दोज एरिया व एरिस्टोक्रेट्स, और कुछ एरियाज़ में तो जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो अभी भी पावर में थे, पावरफुल पोजीशन में थे। तो वहाँ पर पीजेंट्स जो थे, जो छोटे किसान थे, उनको फ्यूडल ड्यूज़ का बर्डन भी बेयर करना पड़ता था। नॉट ओनली दिस, द राइज ऑफ फूड प्राइसेस, फूड के जो प्राइसेस थे वो भी बहुत बढ़ गए थे, जिससे कि कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो गई थी। इन 1848 फूड शॉर्टेज बहुत था, और आपका प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे कि पीजेंट्स ने पेरिस में कई सारे प्रदर्शन करने भी शुरू किए, डिमॉन्स्ट्रेशन करने शुरू किए, जिससे क्या हुआ कि सिटी में बहुत सारे बैरिकेड्स का, बहुत सारी बाधाओं का निर्माण किया गया, और लुइस फिलिप्पी जो था वो सिटी को छोड़ करके चला गया, जो वहाँ का राजा था। नेक्स्ट, द नेशनल असेंबली अनाउंस रिपब्लिक। जो नेशनल असेंबली थी उसको रिपब्लिक अनाउंस कर दिया गया। इट ग्रांटेड वोटिंग राइट्स टू ऑल मेल्स। वोटिंग राइट्स दिया गया, लेकिन सिर्फ मेल को, जिनकी एज 21 से अबव थी, और उनको राइट टू वर्क भी गारंटेड किया गया। फॉर दिस नेशनल वर्कशॉप वॉज सेटअप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पब्लिक, और पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए कई सारे वर्कशॉप को भी सेटअप किया गया। आफ्टर अनदर पर्सन अपराइजिंग वॉज सीन इन 1845 में भी एक वो देखा गया सिलेसिया में। द वीवर्स ऑफ सिलेसिया रिवोल्टेड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। जो वीवर्स थे सिलेसिया के, वो कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट किया। कॉन्ट्रैक्टर्स वो लोग थे जो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे, और जिससे कि जो रॉ मटेरियल वो प्रोवाइड करते थे वो उनको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते थे। तो जो पेमेंट फिनिश्ड गुड बनाने का वो बहुत ही कम था, और साथ ही उनके पेमेंट में और कमी कर दी गई थी, और कटौती कर दी गई थी, जिससे कि ये कारण था रिवोल्ट होने का। तो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने 4 जून को बहुत बड़ा क्राउड जो था वीवर्स का, वो कॉन्ट्रैक्टर के घर आया, और इस डिमांड के साथ कि वो उनके वेजेस बढ़ाए। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ने उनको मिसट्रीट किया, जिससे कि फोर्सफुली वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर के घर पर एंट्री कर ली, और कई सारे सामान या फिर और आसपास में बहुत सारी तोड़ फोड़ की, डैमेज किया, बहुत सारा डिस्ट्रॉय किया।
कॉन्ट्रैक्टर को अपनी फैमिली के साथ वहीं पास के गांव में भाग जाना पड़ा, जहां पर उसको कोई शेल्टर नहीं दी गई। लेकिन 24 आवर्स के बाद वो आर्मी के साथ आया और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर 11 वीवर्स को शॉट भी कर दिया गया। Till now we have read about the revolution done by peasants, weavers and the poet and artist. But parallel to this, some more groups had also initiated a revolution in their own way. वो ग्रुप मतलब ये तो उनके तो हमने पढ़ लिया कि वीवर्स ने या आर्टिस्ट ने इन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, लेकिन और भी ग्रुप था। वो ग्रुप था एजुकेटेड मिडिल क्लास यूरोपियन कंट्री। जैसा कि हम जानते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन था 1848 का, जिसमें फ्रांस जो था उसमें मोनार्च को रिमूव करके रिपब्लिक इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। लेकिन क्या था, यूनिवर्सल मेल सफरेज। स्टिल देयर वर मैनी पार्ट्स, लेकिन अभी भी यूरोप में कई पार्ट ऐसे थे जो अभी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं बने थे, जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर एंड सो ऑन। लिबरल मिडिल क्लास कंप्राइजिंग ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। ये जो लिबरल मिडिल क्लास थी, इन्होंने क्या डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए, उसमें साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करना शुरू कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए नेशनल यूनिफिकेशन के साथ। उन्होंने नेशन स्टेट डिमांड किया बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स होने चाहिए, प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए और एसोसिएशन बनाने में भी फ्रीडम होनी चाहिए। इन जर्मन रीजन अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन दैट कंसिस्टेड ऑफ मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन एंड रिच आर्टिसंस गैदर्ड इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। अब एक जर्मन रीजन में क्या हुआ कि पॉलिटिकल एसोसिएशन जिसमें मिडिल क्लास थे, प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे, रिच आर्टिशंस थे, वो फ्रैंकफर्ट सिटी में इकट्ठे हुए और उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करना डिसाइड किया। 18 मई को 831 इलेक्ट किए गए, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए गए, जो कि चर्च सेंट पॉल पे गैदर्ड हुए, इकट्ठे हुए, जो क्या लेने के लिए, टू टेक देयर प्लेसेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। दे हैव ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन विच वॉज टू बी हेडेड बाय मोनार्च एज पर द पार्लियामेंट। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जर्मन नेशन के लिए, लेकिन उसमें किसको वो दिया गया, मोनार्क को। पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग उसमें मोनार्क को इम्पॉर्टेंट रोल दिया कि मोनार्क सिस्टम होगा। व्हेन द डिप्टीज ऑफर द क्राउन विच वॉज सब्जेक्ट टू, और जब डिप्टीज क्राउन ऑफर करने लगे विच वॉज सब्जेक्ट टू सम टर्म्स टू फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ किंग ऑफ प्रशिया। किसको देने लगे, विल्हेम फोर्थ जो कि प्रशिया का राजा था, उसको देने लगे। उसने ना ही सिर्फ उसको रिजेक्ट किया बट ऑल्सो ज्वाइंट अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। साथ ही अदर मोनार्क को ज्वाइन करके किसके खिलाफ खड़ा हो गया, इलेक्टेड असेंबली की। तो जो पार्लियामेंट नेवर पेड अटेंशन टू अ डिमांड ऑफ पीजेंट, क्योंकि पार्लियामेंट जो वहाँ पर थी फ्रैंकफर्ट में, उन्होंने किसी भी पीजेंट की डिमांड की तरफ अटेंशन नहीं किया था। वो लिबरलिज्म चाहते थे, वो लिबर्टी चाहते थे, और वो क्या चाहते थे, रिपब्लिक होना चाहिए, लेकिन वो मोनार्क सिस्टम वापस आ रहा था। तो फाइनली जो असेंबली थी उसको ट्रूप्स की हेल्प से क्या किया गया, उसको बंद किया गया, आर्मी की हेल्प से उसको बंद किया गया। Though everyone was fighting for liberalism and right to vote, but the issue extending political rights to women was still controversial. अब ऐसी कंडीशन थी कि सब लिबरलिज्म के लिए और राइट टू वोट के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जो पॉलिटिकल राइट थे वुमेन के, वो कैसे बढ़ने थे, ये अभी भी एक तरीके से अटका हुआ था। कोई अभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वुमेन हैड पार्टिसिपेट, जबकि वुमेन पूरी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करी थी रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स में। दे हैड ऑल्सो फॉर्म देयर पॉलिटिकल एसोसिएशन, उन्होंने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी बनाए थे, न्यूज़पेपर भी फाउंड किए थे, एंड हैड पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, और कई सारे प्रदर्शन में या पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट लिया। बट दे वर नॉट गिवन सफरेज राइट, लेकिन उनको कोई सफरेज राइट नहीं दिया गया, ओनली मैन को सफरेज राइट दिया गया। During the election assembly, even when Frankfurt Parliament convened in the St. Paul Church, the women were only allowed to stand in the visitors gallery as observers. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जब लगी, कहाँ पर, सेंट पॉल चर्च में जब गए, तो वुमेन को सिर्फ आने की अनुमति थी, अलाउड किया गया, लेकिन विजिटर गैलरी में खड़े होने की अनुमति थी, कोई पॉलिटिकल राइट उनके पास नहीं था। इन 1848 द थॉट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सक्सीड इन सप्रेसिंग लिबरल मूवमेंट्स
but they realized that such revolution can only be handled by granting some concessions to the liberal nationalist revolutionary. 1848 में जो कंजर्वेटिव्स थे उनका वो सक्सीड हो पाए, सफल हो गए लिबरल मूवमेंट्स के जो सप्रेस करने में। लेकिन उन्होंने किस तरीके से किया? उन्होंने इस तरीके से किया कि उनकी कुछ कंसेशन अगर हम दे दें लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को तो मे बी वो हमारी बात मान ले। सो आफ्टर 1848 द मोनार्क ट्राइड टू इंट्रोड्यूस सम मेजर्स विच वर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। तो 1848 के बाद जो मोनार्क था उसने कुछ ऐसे मेजर्स लाने की कोशिश की जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके थे वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले। दिस वाज एबोलिशन ऑफ सर्वडम, सर्वडम का एबोलिशन होना चाहिए, बॉन्डेड लेबर नहीं होना चाहिए। In the areas of Habsburg dominance and in Russia, the Habsburg ruler also granted the right of self-government to Hungarians in 1867। उन्होंने उनको सेल्फ गवर्नमेंट की भी, तो इस तरीके के जो हो रहे थे ऐसा हमारे यहाँ इधर यूरोप के अदर पार्ट में 1848 में किया गया। While all these political changes were taking place in Europe, इस टाइप के पॉलिटिकल चेंजेस यूरोप में हो रहे थे। और भी कुछ इवेंट्स हो रहे थे। नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो जो नेशनल दैट हैड रोज बिफोर 1848 सून मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। अब कंजर्वेटिज्म ने क्या करना शुरू कर दिया कि अपना जो पर्पस था उनको उसमें वो वो क्या हो गए, सफल हो गए। ठीक है, भले ही वो अब उनको पता चल गया था कि पूरी तरीके से जो हम चाह रहे हैं जो मोनार्क है वो पूरी तरीके से नहीं रह सकता, लेकिन उन्होंने नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे उनके साथ क्या करना शुरू कर दिया, यूज़ करके अपने पर्पस को पूरा करना शुरू कर दिया। उनका पर्पस था कि स्टेट पावर को प्रमोट करना है और पॉलिटिकल डोमिनेंस की उन्होंने यूरोप पर। एज वी हैव ऑलरेडी रेड दैट देयर वाज वाइड स्प्रेड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द मिडिल क्लास जर्मन्स ड्यूरिंग 1848 में मिडिल क्लास के जो जर्मन्स थे उनके मन में बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट फीलिंग थी। दे ऑल्सो ट्राइड टू बिल्ड जर्मनी एज अ नेशन स्टेट। वो नेशन स्टेट भी बनाना चाहते थे जर्मनी को। दैट वॉज टू बी गवर्न बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट। जो कोई कौन गवर्न करेगा, जिसको इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्न करेगी। ऑल्दो देयर वर अटेम्प्ट टू सप्रेस बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ मोनार्की मिलिट्री दैट वॉज सपोर्टेड बाय द लैंड ओनर्स ऑफ रशिया नोन एज जंकर्स। लेकिन वहाँ पर क्या था, वो चाहते थे कि इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, लेकिन जो मोनार्क जो मिलिट्री थे और जो साथ ही लैंड ओनर्स थे, प्रशिया के बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, जंकर्स जिनको बोलते थे, उन तीनों ने मिलकर के उनके खिलाफ उसको दबाने की कोशिश की। तीनों ने मिलकर के किसको, इलेक्टेड पार्लियामेंट के जो आइडिया था उसको सप्रेस करने की। फ्रॉम देन द प्रशिया इमर्ज्ड एज अ पावरफुल लीडर दैट यूनिफाइड जर्मनी। फिर इसकी जिम्मेदारी किसने ली, प्रशिया ने। प्रशिया ने जर्मनी को यूनिफाइड करने की, जो कि पावरफुल लीडर थे प्रशिया के, उन्होंने प्रशिया ने जर्मनी को यूनिफाई करने की ठान ली। Otto von Bismarck, who was considered as the architect of this process, unified Germany with the help of military. Otto von Bismarck जो प्रशिया के राजा थे, प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे, जो उन्होंने मिलिट्री की हेल्प से जर्मनी को यूनिफाई किया। Now the question arises, Germany can be the army with the architect of nation. To understand this, we should discuss अबाउट ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क कौन थे, प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे। उनका जो मेन गोल था, वो था जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई करना और एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाना, स्ट्रॉन्ग जर्मन एम्पायर बनाना विद प्रशिया एज इट्स कोर। प्रशिया भी उसमें ही था, तो वो उन्होंने उसकी मदद से, प्रशिया की मदद से, मतलब ओटो वन बिस्मार्क क्या बनाना चाहते थे, जर्मन को एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाना चाहते थे जर्मन को। ही नेवर फेवर्ड फॉर लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। कभी उन्होंने लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी की फेवर में नहीं रहे हैं। ही रेदर यूज मिलिट्री फोर्स टू यूनिफाई जर्मनी। उन्होंने ये सब के बजाय मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया जर्मनी को यूनिफाई करने में। बिस्मार्क, हु वॉज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, टुक द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। बिस्मार्क को ही आर्किटेक्ट कहा जाता है जर्मनी का। उन्होंने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद ली। करीबन 7 साल में 3 वॉर्स किए गए विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। इसका जो रिज़ल्ट हुआ कि प्रशिया की जीत हुई। एंड बिस्मार्क, हु वॉज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस, टुक द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी। प्रशिया की जीत हुई एंड यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का।
In January 1871, William I, the Prussian king, was proclaimed the German emperor in the ceremony held at वर्सलीज। और फिर क्या हुआ कि जब ये जीत गए प्रशिया और यूनिफाई हो गया जर्मनी, तो 1871 में विलियम फर्स्ट को, जो कि प्रशियन किंग था, उसको वहाँ का जर्मन एम्परर बनाने की ठानी गई, जर्मन एम्परर बनाया गया और एक सेरेमनी कहाँ रखी बेटा, वर्सलीज पे। सो ऑन 18 जनवरी 1871 असेंबली हुई जर्मन स्टेट्स की, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी आए एंड इम्पोर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क गैदर्ड इन द हॉल ऑफ मिरर्स इन द प्लेस ऑफ वर्सलीज। वो सब वहीं पर आए और क्या करने थे कि सर विलियम फर्स्ट को जर्मन एम्पायर का राजा बनाने वाले थे। So in the end of the nation building process of Germany displayed the dominance of Prussian state power. जर्मनी चाहता नेशन बिल्डिंग हुआ, यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का, लेकिन डोमिनेंस किसकी हुई, प्रशियन स्टेट पावर की। द न्यू स्टेट लेड एम्फेसिस ऑन द फॉलोइंग थिंग्स, करेंसी को मॉडर्नाइज करना, बैंकिंग को वो लाना, बैंकिंग में ज़्यादा वो करना, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम जर्मनी में बने गए, प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस लेटर ऑन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। जो प्रशियन ने जो मेजर्स लिए, जो प्रैक्टिसेस की और जो भी काम किया प्रशिया ने, तो वो एक तरीके से पूरी जर्मनी के लिए एक पूरा मॉडल बन गया। इट मीन्स कि जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ वो किसकी हेल्प से हुआ, प्रशिया की हेल्प से हुआ। और ऑटो वन बिस्मार्क ने इसके को क्या बोला जाता है, इसका एक तरीके से यूनिफिकेशन किसने किया, ऑटो वन बिस्मार्क ने। So now we know the unification of Germany took place because of the military expedition led by the powerful Prussia। अब जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ उसमें मिलिट्री का भी रोल रहा है और प्रशिया का भी रोल रहा है, कि कैसे प्रशिया ने मिलिट्री का इस्तेमाल करके, मिलिट्री का यूज़ करके जर्मनी का यूनिफिकेशन किया। अब इटली कैसे यूनिफाइड हुआ ये हम देखते हैं।